हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 67, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए एवरी संडे रेगुलर बेसिस पर हर एक एपिसोड को फॉलो करते रहिएगा। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज के एपिसोड शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, 4-5 दिन पहले हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के ऊपर मैंने एक जबरदस्त मैराथन की थी। 4 घंटे का लेक्चर है, जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आने वाले टाइम में और भी काफी सारे मैराथन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम होगा गुजरात टाइटंस। फ्रेंड्स, इससे पहले कई सारे एपिसोड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इस बार आईपीएल 2022 में 8 की जगह 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें से एक लखनऊ टीम होगी, दूसरी अहमदाबाद टीम होगी। काफी टाइम पहले लखनऊ टीम ने अपना ऑफिशियली नेम अनाउंस कर दिया था और अब फाइनली अहमदाबाद टीम का भी ऑफिशियल नेम सामने आ चुका है। और आईपीएल से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों टीमें जरूर कवर की जाएंगी, आपको पता ही होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, अहमदाबाद फ्रेंचाइजी टीम का नाम होगा गुजरात टाइटंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? इस टीम के जो कैप्टन होंगे वो होंगे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का पूरा नाम है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इनका पूरा नाम है हार्दिक हिमांशु पांड्या। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो लखनऊ टीम है उसका ऑफिशियली नेम क्या है। लखनऊ टीम का नाम काफी टाइम पहले अनाउंस हो चुका था, लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से लखनऊ टीम जानी जाएगी। और लखनऊ आईपीएल टीम के जो कैप्टन है वो केएल राहुल को बनाया गया है और केएल राहुल का पूरा नाम मैंने यहां पर लिख दिया है। आईपीएल में टोटल 10 टीमें खेलेंगी। 10 टीमों के नाम मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, दिल्ली कैपिटल, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइज हैदराबाद, लखनऊ रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स में रहने वाली है। साथ ही जो आईपीएल 2022 होगा, अब तक के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 3 जून 2022 को आखिरी मैच खेला जाएगा। टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे कि आपको बता चुका हूं, और 74 मैचेस टोटल खेले जाएंगे। क्लियर है? भारत इसको होस्ट कर रहा है, सभी टीमों के नाम यहां पर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आईपीएल से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट करंट इवेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया। हाल ही में फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जो कि है क्विट टैबको ऐप। यानी कि फ्रेंड, जो लोग धूम्रपान या फिर किसी भी तरीके का कोई भी तंबाकू उत्पादन का सेवन करती है, ये ऐप उनको तंबाकू छोड़ने में उनकी हेल्प करने वाली है। ये एप्लीकेशन लोगों को गाइड करेगी कि किस तरीके से तंबाकू छोड़ा जा सकता है, तंबाकू कितना हानिकारक है, और भी काफी सारी चीजें इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि क्विट टैबको एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, डब्ल्यूएचओ को जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और कई बार एग्जाम में स्विट्जरलैंड की राजधानी के बारे में पूछ ले जाता है, तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है, मतलब BERN। याद रखेगा, एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया। डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड, याद रखेगा। नेक्स्ट है, इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया PSLV C52। फ्रेंड्स, हाल ही में 14 फरवरी को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन से PSLV C52 को लॉन्च किया, जिसके थ्रू 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसमें से एक मेजर और मोस्ट इंपोर्टेंट सैटेलाइट थी EOS-04, जिसको नाम दिया गया है, इसका पूरा नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यानी कि ये सैटेलाइट अर्थ की हाई क्वालिटी वाली इमेजेस लेगी, जिसके थ्रू कृषि में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। यानी कि ये अर्थ के ऊपर पता लगाएगी कि किस जगह पर नमी क्या है, किस जगह पर पानी की उपलब्धता है, अच्छी अवेलेबिलिटी है, किस जगह जमीन कृषि के लिए उपयोग में आएगी, किस जगह नहीं आएगी, ये सभी चीजें इससे पता चलने वाली है। इसी के साथ साथ 2 और छोटी सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसमें से एक
IIST मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट था जिसका नाम था इंस्पायर सेट 1 और साथ ही एक INS-2TD सैटेलाइट था। इनके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। फ्रेंड, जो PSLV C-52 है इसने इस बार अपनी 54वीं उड़ान भरी है, जो कि मैं यहां पर लिख ही चुका हूं। और ये उड़ान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस स्टेशन है वहां से भरी गई है। काफी बार PSLV के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि PSLV है क्या। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है वो एक व्हीकल। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा व्हीकल है, यानी कि एक रॉकेट होता है PSLV जो कि 4 स्टेजेस में लॉन्च होता है, यानी कि 4 स्टेजेस में वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाता है। तो ये पूरा PSLV है और सैटेलाइट इस रॉकेट में यहां पर आगे छोटे से पार्ट में होती है। अंतरिक्ष में केवल सैटेलाइट पहुंचती है, ये 4 स्टेज में अलग होके अर्थ पे ही रह जाता है। ठीक है, तो ये PSLV है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो ये 14 फरवरी को 3 सैटेलाइट लॉन्च की गई वो PSLV C-52 के थ्रू लॉन्च की गई। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। PSLV ने जो अपनी पहली उड़ान भरी थी वो सितंबर 20, 1993 में भरी थी। नोट डाउन करिएगा, इंपोर्टेंट है। ऐसी एक GSLV होता है, एक ASLV भी होता है। नेक्स्ट है इसरो की बात हो रही है तो मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि जो इसरो के चेयरमैन है वो बदल चुके हैं। इसरो के अब के सिवन चेयरमैन नहीं रहे हैं, उनकी जगह दूसरे चेयरमैन आ चुके हैं जो कि श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, तो आपको याद रखना है श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ इसरो के अब चेयरमैन है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई ने इसरो का गठन किया था। 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ था और साथ ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो इसरो का ही एक सब्सिडरी है। क्लियर है? इतना समझ गए? नेक्स्ट है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GEM बोला गया है। 2021-2022 रिपोर्ट में भारत चौथे स्थान पर है। आई होप एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं या फिर हिंदी में एंटरप्रेन्योरशिप बोल देते हैं, इसका मतलब आप समझते होंगे। जहां पर भी एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड आ जाए उसका मतलब व्यवसाय से लेकर है। और हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर 2021-22 की ये रिपोर्ट या फिर ये एक इंडेक्स जारी किया गया है। बहुत सारे देशों के ऊपर सर्वे किया गया है। ये रिपोर्ट उन देशों के ऊपर सर्वे करके जारी किया जाता है। ये देखा जाता है कि किसी देश के अंदर व्यवसाय का स्तर क्या है, किसी देश के अंदर व्यवसाय को कितना बढ़ावा मिला है, किसी देश के अंदर स्टार्टअप के लिए एनवायरनमेंट क्या है, किसी देश के अंदर हर साल स्टार्टअप कितने हो रहे हैं, व्यवसाय कितना बढ़ रहा है डे पर डे। तो उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी कि किसी देश के अंदर नौकरी को छोड़ के ज्यादातर लोग व्यवसाय में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में इस बार भारत को चौथा स्थान मिला है। यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में व्यवसाय को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। एक अच्छा एनवायरनमेंट है। मेक इन इंडिया जो है, स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप इंडिया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। हर रोज बहुत सारे व्यवसाय भारत के अंदर विकसित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग नौकरी को छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय करने में इंटरेस्टेड है। इसलिए भारत टॉप 5 की लिस्ट में आ चुका है और भारत को चौथा स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है GEM। पहले नंबर पर इसमें आया है सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड है, तीसरे नंबर पर स्वीडन है। क्लियर है? जितने भी इंडेक्स होते हैं, जितने भी सूचकांक होती है, जितनी भी रिपोर्ट होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। नेक्स्ट है 11वां वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में ट्रैफिक जाम के मामले में बेंगलुरु 10वें और दिल्ली 11वें पायदान पर। फ्रेंड्स, पिछले 11 साल से हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो TomTom.com करता है, यानी कि एक छोटी सी एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, एक वेबसाइट भी है जो कि ग्लोबल जियोग्राफिक टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिस्ट है। फ्रेंड्स, दुनिया भर के डिफरेंट देशों के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनके ऊपर ये सर्वे किया जाता है और फिर देखा जाता है कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी सिटीज है जिनके अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम रहता है। इस बार इस लिस्ट में टोटल 404 सिटीज थी जो कि टोटल वर्ल्ड की 58 कंट्रीज की लिस्टेड थी। मतलब 58 देशों की 404 सिटीज के ऊपर इस बार सर्वे किया गया, जिसमें से
बेंगलुरु 10वें स्थान पर आया है वर्ल्ड में जैम के मामले में, ट्रैफिक जैम के मामले में। दिल्ली 11वें स्थान पर आया और वहीं पर मुंबई को 5वां स्थान मिला है, यानी कि मुंबई ट्रैफिक के मामले में 5वें नंबर पर है। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर हम देखें कौन से शहर के अंदर है, वो इस्तांबुल और तुर्की है, इनको पहला और दूसरा स्थान मिला है। तो एग्जाम में भारत का पूछा जाएगा कि भाई टॉम लिस्ट के अकॉर्डिंग वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है, 10वां, दिल्ली को 11वां, मुंबई को 5वां। याद रहेगा कौन जारी करता है, टॉम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है क्योंकि भाई यहां पर भी एक रिकॉर्ड बना है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट भारत के अंदर शुरू हो चुका है। कहां पर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए फ्रेंड्स नीचे, इंदौर में ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित 15 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट को बनाया गया है और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और 19 फरवरी को इसका उद्घाटन हो चुका है। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हो चुका है। इस प्लांट में डेली 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, कुछ ही साल पहले मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट भारत के अंदर हम लगाएंगे और फाइनली ये सच हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस वाले सेक्शन में अक्सर पूछा जाता है कि जो सीएनजी गैस है उसके बनाने के प्रोसीजर को क्या बोला जाता है। तो मैंने नीचे लिख दिया है बायोमिथिनेशन सीएनजी गैस को बनाने के प्रोसीजर को बोला जाता है। यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है उसको लगभग 25 दिन तक बिना ऑक्सीजन की जगह पर रखा जाता है उसको डिकम्पोज करने के लिए। उसी प्रोसीजर को बायोमिथिनेशन बोला जाता है और तब जाके सीएनजी गैस का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहां पर लगा है, मध्य प्रदेश के इंदौर में लगा है। 17 से 18 टन डेली इसमें सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। 15 एकड़ में इस प्लांट को लगाया गया है और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत इस प्लांट को बनाने में लगी है। नेक्स्ट है, कनाडा में पहली बार आपातकाल लागू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका में भी कुछ टाइम पहले हुआ था और एग्जाम में पूछ लिया गया था। कनाडा में पहली बार आपातकाल लागू हुआ है। आपातकाल इमरजेंसी लागू होने का कारण क्या है फ्रेंड्स, कनाडा में लगभग 3 से 4 हफ्तों से जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने जबरदस्त स्ट्राइक कर रखी है, उन्होंने ट्रैफिक जाम कर रखा है, उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है। क्यों कर रखी है नाकाबंदी ट्रक ड्राइवरों ने? क्योंकि फ्रेंड्स पैंडेमिक के चलते कनाडा के प्रधानमंत्री ने कुछ नियम लागू कर रखे थे, जैसे कि जो वैक्सीनेशन है वो जरूरी है, वैक्सीनेशन अनिवार्य है हर एक इंसान को। साथ ही लॉकडाउन की सिचुएशन भी कनाडा के अंदर चल रही थी, जिसकी वजह से ये सख्त कानून होने की वजह से जो ट्रक ड्राइवर थे वहां के, उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया। उन्होंने मतलब इस नियमों का विरोध में वो धरने पे एक तरीके से बैठ गए और मतलब जो राजधानी है ओटावा कनाडा की वो पूरी तरीके से जाम कर दी थी, जिसकी वजह से फाइनली प्रधानमंत्री ने कनाडा के इमरजेंसी घोषित कर दी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, हाल ही में कौन से देश में पहली बार इमरजेंसी घोषित की गई, कनाडा के अंदर की गई। रीजन आपको बता चुका हूं। भारत के अंदर भी अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, मैंने यहां पर लिख दिया। जो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान मिलता है भारत के संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है। इमरजेंसी 1962 में पहली बार लगी थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर थे जब चाइना और भारत की वॉर की सिचुएशन हो गई थी। दूसरी इमरजेंसी 1971 में, यानी कि जब बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत लगा हुआ था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर लगी थी। तीसरी इमरजेंसी 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा ही लगाई गई थी। ठीक है, तो 3 इमरजेंसी भारत के अंदर भी ऑलरेडी लग चुकी है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। फैक्ट मैंने आपको बता दिया आसपास के। मशहूर गायक बप्पी लहरी का निधन। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, हाल ही में कौन से भारत के मशहूर गायक का निधन हुआ है? बहुत ही मशहूर है बप्पी लहरी, इनका हाल ही में निधन हो गया। काफी टाइम से एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से इनका निधन हुआ है। उम्र इनकी लगभग 69 इयर्स हो चुकी थी। एग्जाम में इनका असली नाम भी पूछा जा सकता है। इनका असली नाम था आलोकेश लहरी। आलोकेश लहरी इनका असली नाम है और इनको बप्पी लहरी के नाम से आप जानते होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। 3 साल की उम्र में इन्होंने तबला बजाना सीख लिया था। ये कहा जाता है 3 साल का बच्चा कितना होता है, 3 साल की उम्र में इन्होंने तबला बजाना सीख लिया था। तो इनको रॉकी स्टार के नाम से भी जाना जाता था, तो याद रखिएगा। और इनसे 1-1.5 हफ्ता पहले भारत के एक और मशहूर गायक का निधन हुआ था, जिनका नाम था लता मंगेशकर। 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। लीजेंडरी इनको बोला जाता है, क्यों? इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से, बहुत सारे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया था, जैसे कि भारत रत्न इनको मिला था, पद्म विभूषण, पद्मा भूषण, दादा साहेब फाल्के से इनको नवाजा जा चुका है, साथ ही स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिल चुका है, फिल्म फेयर की तरफ से भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब इनका निधन हुआ था 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत में कौन सी बड़ी हस्ती के निधन के बाद 2 दिन का शोक घोषित किया गया? तो याद रखिएगा लता मंगेशकर। आशा भोसले जी का नाम सुना होगा, वो इन्हीं की सिबलिंग है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार वाइस एडमिरल को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो जो जी अशोक कुमार हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल रह चुके हैं, साथ ही फ्लैग ऑफिसर भी इंडियन नेवी के रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि फॉर्मर वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी हैं जी अशोक कुमार। हाल ही में भारत के अंदर एक नई पोस्ट इजाद की गई है, उस पोस्ट का नाम है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। और भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है जी अशोक कुमार। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जी अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं, हिंदी में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त। सीडीएस नई एक पोस्ट बनाई गई थी 2019 में शायद, ठीक है, आपको पता है, चीफ डिफेंस स्टाफ की। पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत थे। क्या काम था? यानी कि जो तीनों हमारी सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि एक पोस्ट जो कि तीनों को कंट्रोल एक तरीके से कर सके, सीडीएस पोस्ट थी। ऐसे ही जो हमारी समुद्री सिक्योरिटी है, जैसे कि इंडियन नेवी हो गई, जैसे कि हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई, और भी जो समुद्री सिक्योरिटी है, और भी जो सी कोस्ट लाइन सिक्योरिटी है, लोकल है, स्टेट्स की है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक पोस्ट बनाई गई है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की। ये जो पोस्ट आती है वो अंडर आती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, और इस जो ये डिपार्टमेंट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, इसको हेड करते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी अजीत डोवाल। क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन भाई रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, याद रखिएगा इसको। जी अशोक कुमार को बनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है, इनको पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। देखिए यार, कभी कभी कोई करंट अफेयर का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग आ जाता है और कोई कोई थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। क्या करें, याद रखना पड़ेगा। तो आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है। नेक्स्ट है बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। 2021 फरवरी के आसपास बिल गेट्स ने एक और पुस्तक लिखी थी जो कि क्लाइमेट के ऊपर थी, आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड एग्जाम में, एनटीपीसी में, सीजीएल सीएचएसएल में बहुत क्वेश्चन बने थे। हाल ही में मई 2022 में इनके द्वारा लिखित एक और पुस्तक पब्लिश की जाएगी जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, यानी कि आने वाले टाइम में जो पैंडेमिक वगैरह आएंगे उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे बचाव किए जा सके, वो सभी बचाव उपाय बिल गेट्स ने इस किताब में लिखे होंगे। क्लियर है? याद रखिएगा नाम। और जो पुरानी वाली किताब थी वो थी बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, ये फरवरी 2021 में इन्होंने लिखी थी। इससे रिलेटेड काफी एग्जाम में क्वेश्चन बने, क्योंकि भाई बहुत बड़ी हस्ती है यार, दुनिया के जो टॉप 5 अमीर इंसान हैं उनमें से ये एक है बिल गेट्स। तो एक किताब ये लिखी थी हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, और एक किताब इन्होंने हाल ही में लिखी है जो कि मई में पब्लिश होगी, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। दोनों नोट कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट है
13 फरवरी को विश्व भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 13 फरवरी गया है, तो इसी दिन दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया गया। यह दिवस सबसे पहले 2011 में मनाना शुरू हुआ था। 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने इस दिन को 13 फरवरी में मनाने के लिए घोषित किया था। उसके बाद यह दिवस दुनिया भर के अंदर काफी सारे देश के अंदर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का क्लियरली उद्देश्य यह है लोगों को रेडियो की महत्वता बताने के लिए और सूचना का फैलाव करने के लिए, सूचना का प्रसारण करने के लिए जो सबसे सस्ता माध्यम है वो रेडियो है। और आज तक अवेयरनेस फैलाने के लिए, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जो रेडियो की महत्वता रही है आज तक, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है और रेडियो को सम्मान प्रदान करने, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, रेडियो की हमारी लाइफ में क्या महत्वता रही है उसको याद दिलाने के लिए यह दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल इस दिवस का एक अलग थीम रहता है। थीम मैंने कहीं पर नोट किया था लेकिन अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये रहा थीम। इस बार इसका थीम था एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। ये मैंने हिंदी में लिख दिया, पता नहीं कैसे, लेकिन आप नोट करिए। थीम था इस बार एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। इस बार ये थीम था, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट डेज से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि इस बार एक ही बने हमारे एपिसोड में। नेक्स्ट है रतन टाटा को मिला असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके का बनेगा, जो या फिर दो टाइप से बन सकता है घुमा फिरा के। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हाल ही में रतन टाटा को कौन से राज्य का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा असम राज्य का। या फिर हाल ही में असम राज्य का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है असम वैभव, वो किस बड़ी हस्ती को दिया गया है। घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है, तो आंसर तो सीधा सीधा भाई रतन टाटा जी हो जाएंगे, क्योंकि असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो असम वैभव के नाम से जाना जाता है। असम वैभव असम का सर्वोच्च पुरस्कार है और हाल ही में यह सम्मान रतन टाटा जी को दिया गया है, टाटा ग्रुप ऑफ के मालिक यानी कि चेयरमैन। ठीक है, और ये असम के जो चीफ मिनिस्टर है, देखिए असम वैभव पुरस्कार असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा घोषित किया गया था। असम वैभव पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही एक सम्मान पत्र दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है PR श्रीजेश ने रचा इतिहास, वर्ल्ड गेम पुरस्कार जीतने वाले बने दूसरे भारतीय। सबसे पहले तो जो ये पुरस्कार है वर्ल्ड गेम पुरस्कार, इस पुरस्कार का पूरा नाम देखिए। इस पुरस्कार का पूरा नाम है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। इस पुरस्कार का पूरा नाम है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है वही वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार को ऑर्गेनाइज करती है, वही इस पुरस्कार को देती है। यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट होते हैं स्पेशली, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है, एक एनुअल अवार्ड है और यह दूसरी बार किसी भारतीय को मिला है। इससे पहले 2020 में यह एक भारतीय को मिला था। साल 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने साल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यह सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी थी। पहली भारतीय कौन थी? हॉकी कप्तान रानी रामपाल। और दूसरे भारतीय कौन बन गए? PR श्रीजेश बन गए, जो कि भारतीय हॉकी टीम के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है और साथ ही फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं भारतीय हॉकी टीम के। क्लियर है, समझ गए? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और PR श्रीजेश का पूरा नाम परातूर रविंद्रन श्रीजेश है। नेक्स्ट है, लास्ट हो सकता है आज के एपिसोड का, सौरव गांगुली का बड़ा ऐलान, साल 2023 में होगा महिला IPL। वाह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली के बारे में जानते होंगे, BCCI के प्रेसिडेंट है। इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि जो वुमेन IPL की काफी टाइम से शुरू करने की चर्चा चल रही थी, फाइनली 2023 से वुमेन IPL शुरू हो जाएगा, जिसको नाम दिया गया
सॉरी जिसको नाम दिया गया WIPL यानी कि वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग, वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग। और ये बोला जा रहा है कि जिस लेवल पर मैन IPL चल रहा है उससे भी बड़े लेवल पर वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू किया जाएगा, उससे भी बड़े लेवल पर लोग इसको पसंद करेंगे, उससे भी बढ़िया तरीके से इसको शुरू किया जाएगा। तो 2023 से फाइनली वुमेन IPL भी स्टार्ट हो चुका होने वाला है इंडिया के अंदर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि यार नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपने एपिसोड देखा 2 घंटे बाद सब कुछ भूल जाओगे। अगर आपने नोट्स बना लिए हों तो आप इसको 1 बार 2 बार 3-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड का PDF फाइल वीडियो सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो फटाफट बुक परचेज कर लीजिए। कॉम्बो भी हमने लॉन्च कर रखा है जहां पर आप ये दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक परचेज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ कॉम्बो में आप इस करंट अफेयर को भी परचेज कर सकते हो। लास्ट 1.5 साल के इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।